नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 के और 125 बारे में पूछे गए आंदोलन या फिर जो सत्याग्रह हैं उनसे संबंधित टोटल 64 क्वेश्चन हैं। ये वो टॉपिक है जिनसे बहुत सारे सवाल हैं, वेरियस सेट में रिपीट हुए थे। जो एनटीपीसी एग्जाम की 125 बारे में सबसे ज़्यादा जो रिपीट सवाल हुए थे वो आंदोलन और सत्याग्रह से हुए थे, और इस टॉपिक के पूछे गए टोटल 64 सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए आप डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर लगेगा। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक बेहतरीन प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल जाएंगे। जो भी आपके लिए सूटेबल पास है 2 वर्ष का, 1 वर्ष का, जिसमें सारे अनलिमिटेड मॉक टेस्ट 300 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें भी यदि आप टीटीजे के कूपन कोड यूज करते हो तो आपके एक्स्ट्रा 40 रुपए का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सेम एग्जाम में जो आपको इंटरफेस और पैटर्न देखने को मिलता है उसी पैटर्न से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। देख सकते हो वेरियस एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस हो गया, तो इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो भी आंदोलन या फिर सत्याग्रह से संबंधित एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे गए थे वो सारे सवाल देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो आया था 1857 की क्रांति से संबंधित पूछे गए सारे सवाल, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर चेक कर लेना। देखिएगा पहला सवाल, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह की बात करें तो इसका अन्य नाम मालाबार विद्रोह है। ये हुआ था 1921 में। ये सवाल है 3 से 4 सेट में रिपीट हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में, अन्य नाम मालाबार विद्रोह है। और मोपला नामक एक उपन्यास भी है, आपको पूछ ले इस उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो विनायक दामोदर सावरकर है। कौन है? वीडी सावरकर है मोपला नामक जो उपन्यास है उनके रचनाकार। बात करूं कि मोपला विद्रोह की, तो केरल के मोपला मुसलमान जो स्थानीय जमींदार थे उनके द्वारा 1921 में ब्रिटेनियों के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था, जिसका नाम है मालाबार विद्रोह 1921 में। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है? यंग बंगाल आंदोलन की बात करें तो इसके संस्थापक है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। कौन? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट जो आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी। ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता से उभरते हुए कट्टरपंथी बंगाली मुक्त विचारकों का एक समूह था जो 1820 से 1830 तक ये आंदोलन चला था। तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी यंग बंगाल आंदोलन की। देखिएगा अगला सवाल, प्रतिज्ञा आंदोलन जो प्लेज मूवमेंट है ये किससे संबंधित है? प्रतिज्ञा आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन है। बाल विवाह हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना, प्रेरित करना। प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1887 में। कब हुई थी? 1887 में। बाल विवाह पर रोक से संबंधित है। संस्थापक की बात करें तो ये आंदोलन राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के तहत शुरू किया गया था, जिसकी स्थापना एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। संस्थापक कौन है? एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव। देखिएगा अगला सवाल, खुदाई खिदमतगार किस आंदोलन को कहा जाता है? आंदोलन का अन्य नाम आपको दे रखा है खुदाई खिदमतगार। तो ये लाल कुर्ती आंदोलन का अन्य नाम है। आपको पूछ रहा है लाल कुर्ती आंदोलन, यहाँ पर एनटीपीसी एग्जाम में सवाल भी पूछा गया था। इसका नेतृत्व किसने किया? तो अब्दुल गफार खान के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। कब हुआ था? 1929 में। लाल कुर्ती 1929 में। खुदाई खिदमतगार एक फारसी शब्द है जो लाल कुर्ती आंदोलन का अन्य नाम है। तो इसका क्या मतलब होता है, अर्थ क्या है? तो खुदाई खिदमतगार का अर्थ है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। देखिएगा अगला सवाल, संथाल या फिर जिसे हूल विद्रोह कहा जाता है उसके नेता कौन थे? ये भी रिपीट हुआ था सवाल 2 सेट में। संथाल या इसका अन्य नाम हूल विद्रोह भी है, दोनों ही आपको एक ही विद्रोह के नाम हैं। इनके नेता की बात करें तो 4 भाई इनके नेतृत्व कर रहे थे। कौन? इन 4 भाइयों का नाम क्या है? तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। देखिए आपको एग्जाम में सवाल पूछ लें निम्नलिखित में से कौन हूल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था? तो इनमें से एक ऑप्शन आपको मिस करके दिया रहेगा। तो ये 4 भाई हैं जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने संथाल या फिर जो हूल विद्रोह है इसकी शुरुआत कब हुई थी?
30 जून 1855 को। कब? 1855 को संथाल या हूल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस विद्रोह का अन्य नाम पहाड़िया झगड़ा या फिर पहाड़िया विद्रोह भी इसे कहा जाता है। हूल विद्रोह और संथाल विद्रोह जिसकी शुरुआत 1885 में सियार भाइयों सिद्धू कानू चांद और भैरव ने की थी और ये अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र जन संग्राम, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम शस्त्र सहित जन संग्राम था संथाल या फिर हूल विद्रोह, जो कि स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध में ये विद्रोह हुआ था। बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिलों से इसकी शुरुआत हुई थी। आपको पूछ ले हूल विद्रोह की शुरुआत वो कहाँ से हुई थी, तो बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। अगले सवाल की ओर मूव करते। सवाल है बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है। बारदोली आंदोलन की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट होता रहता है अक्सर एग्जाम में। तो एक तो ये कब हुआ था? 1928 में। कब? जून 1928 में। कहाँ पर? गुजरात में हुआ था। बारदोली जो गुजरात में है, तो बारदोली आंदोलन 1928 गुजरात में हुआ था। कैसा आंदोलन? एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे। आगे एक एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली आंदोलन में वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो बारदोली आंदोलन है 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? खिलाफत आंदोलन से बहुत से सवाल पूछे गए एनटीपीसी में, कम से कम 8 से 10 सवाल आए थे रिपीट होकर। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने। कब? मार्च 1919 की बात है ये। मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत है मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने की थी और ये जनवरी 1921 तक चला था। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, आगे सवाल भी आएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था गांधी जी ने? तो सितंबर 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसमें महात्मा गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। अगला सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने चोरी चोरा कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को, इसके पश्चात ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इस कांड में क्या हुआ था? तो ये एक तो आपको याद रखना है क्योंकि इस चोरी चोरा कांड और असहयोग आंदोलन से बार बार सवाल को रिपीट किया गया था एनटीपीसी एग्जाम में। तो चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1921 को गोरखपुर जिले के एक चोरी चोरा नामक स्थान है, वहां पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकने की कोशिश की। इसका परिणाम यह रहा कि जनता ने क्रोध में आकर जो थाना था उसमें आग लगा दी थी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी वहां पर। और इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए थे क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे कि कोई भी हिंसा न हो। यहाँ पर हिंसा हो चुकी थी। सो यहाँ पर 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में निर्णय लिया गया कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया था? तो चोरी चोरा कांड होने के बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें इसके समाप्ति की घोषणा की गई थी। तो कारण क्या रहा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का? चोरी चोरा कांड है, यहाँ पर हिंसा हो गई थी। अगला सवाल देखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत सितंबर 1920 में की गई थी। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन का क्या कारण है? तो तुर्की का जो खलीफा पद है, तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना एवं वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध को हटाना ही इसका कारण था। तो तुर्की, आपको आगे एक सवाल भी पूछा जाएगा किस देश से संबंधित है खिलाफत आंदोलन? तुर्की हो जाएगा। वहां पर जो खलीफा का पद है उसको पुनः स्थापित करना। इसकी शुरुआत है मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने की थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मार्च 1919 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये चला था जनवरी 1921 तक। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर, 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में। मैंने बताया गांधी जी ने इसका समर्थन दिया था 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। बाकी जो असहयोग आंदोलन है इसका प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 को हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। खिलाफत आंदोलन है मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी हेतु 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से उन्हें शांति का नोबेल प्राइज है वो दिया गया था। रोलेट एक्ट में क्या नियम थे? रोलेट एक्ट से एनटीपीसी में बार बार सवाल पूछे गए थे, रिपीट हुए थे। रोलेट एक्ट की बात करें तो इनके प्रमुख नियम, एक तो ये एक्ट है वो कब आया था? 1919 में आया था। ये रोलेट एक्ट है 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो भारत की ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन था उनको कुचलने के उद्देश्य से इसका
निर्मित किया गया था। आगे सवाल भी पूछा जाएगा कौन सा नियम है या फिर कौन सा एक्ट है जिसे काला कानून कहा जाता है, तो ये रोलेट एक्ट ही है जिसे काला कानून कहा जाता है। इसे काला कानून क्यों कहा जाता है या फिर रोलेट एक्ट में क्या नियम थे, ये सभी नियम आपको पता होगा क्योंकि ऑप्शन में अक्सर इस टाइप से अब सवाल पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से रोलेट एक्ट से संबंधित कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है, तो ये सारे आपको कथन पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए। तो रोलेट एक्ट की बात करें तो ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था इस एक्ट के बाद कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए, कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए ही डायरेक्ट जेल में बंद कर सकता है। ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल चुका था कि किसी भी भारतीय को डायरेक्टली वो जेल में कैद कर सकता है अदालत में बिना मुकदमा चलाए। एक तो ये प्रमुख नियम हो गया रोलेट एक्ट का। मुकदमे के फैसले के बाद, मुकदमा चलता फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। अपन जब जाते हैं ना उच्च न्यायालय से, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सभी भी वहां पर अधिकार खत्म कर दिए गए थे। राजद्रोह के मुकदमे में, जो राजद्रोह का मुकदमा होता है उस केस में जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो चुका था, होना चाहिए, ये दे रखा है। इन कानून के तहत, रोलेट एक्ट के तहत अपराधी को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का भी अधिकार समाप्त कर दिया गया है। किसी भी अपराधी पर केस किसने किया है ये भी उसको पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पर उनका अधिकार समाप्त कर दिया गया था। और जो राजद्रोह का मुकदमा है इसकी सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए, ये भी नियम था। सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले। प्रेस है जो न्यूज़पेपर मीडिया वाले हैं, उनका स्वतंत्रता का अधिकार भी इस एक्ट के तहत छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास दे या देश से निष्कासित भी कर सकता है। कितना खतरनाक कानून था, इसलिए इसे काला कानून कहा गया है। रोलेट एक्ट को जो 1919 में ये एक्ट है वो निर्मित हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन सभी को पता होगा पर्यावरण रक्षा से संबंधित आंदोलन है। कहां पर हुआ था? उत्तराखंड राज्य। उस समय जब उत्तराखंड राज्य नहीं था, उत्तर प्रदेश का ही भाग था, तब ये उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हो किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए, वृक्षों की कटाई हो रही है उसके विरोध के लिए जो चिपको आंदोलन हुआ था तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, ये 1973 में आरंभ हुआ था। और शुरुआत 1973 में किन्होंने की थी? तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का, चिपको आंदोलन में सबसे आगे। फिर कामरेड गोविंद सिंह रावत है, चांडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरी देवी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। कहां पर? ये चमोली, उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश था उस समय। चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा आंदोलन या फिर अभियान चला था? तो एपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन के इंस्पिरेशन के बाद में कन्नड़ जिला, जो कि कहां पर है? उत्तर कन्नड़ जिला, ये हो जाएगा आपके कर्नाटक में। तो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में जो एपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो अगस्त 1983 में हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन में नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व है प्रमुख रूप से यहाँ पर अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन के ये मुख्य कार्यकर्ता थे। ये आंदोलन कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1905 में। 1905 से 1911 तक आंदोलन चला था। स्वदेशी नाम से स्पष्ट है, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा कि ब्रिटेन में जो भी सामान है, माल है, उसका बहिष्कार करना और भारत में बना हुआ माल का आधिकारिक ऑफिशियली प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना, ब्रिटेन का माल यूज न करके मेड इन इंडिया का माल यूज करना, यही स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था, ताकि भारत के लोगों को यहाँ पर रोजगार का सर्जन किया जा सकते हो। आपको पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अरविंद घोष है, रविंद्रनाथ ठाकुर है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय ने 1905 में। आगे सवाल भी यहाँ से पूछे गए हैं स्वदेशी आंदोलन से कब हुआ है, तो ये वर्ष 1905 के बंग भंग विरोधी जन जागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला था। तो आपको पूछ ले कि बंगाल विभाजन या फिर बंग भंग के दौरान किस आंदोलन को बल मिला था, तो यही आंदोलन है जो स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंग भंग विरोधी जन जागरण से स्वदेशी आंदोलन को काफी कुछ यहाँ पर फायदा हुआ था। भारत में स्वदेशी का सबसे पहले नारा है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंग दर्शन ये दिया था। और ग्राम दल के नेता, स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो उस दौरान ग्राम दल के नेता हैं वो स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, जबकि जो नरम पंथ है ये सिर्फ बंगाल तक इसे सीमित रखना चाहते थे। मैंने आपको ये सवाल कवर करा चुका हूँ, ग्राम दल नरम दल, जो कांग्रेस अधिवेशन में था ये पार्ट। तो ग्राम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष है। नेक्स्ट देखिएगा, नमक सत्याग्रह में क्या शामिल नहीं था? एक ऑप्शन दे रखा था बच्चों को स्कूल जाने का प्रावधान है, ऐसा कुछ शामिल नहीं था। बाकी नमक सत्याग्रह की बात करें जिसे दांडी मार्च बोला जाता है, दांडी सत्याग्रह भी आप कह सकते हैं या फिर नमक मार्च है, ये 1930 की बात है। 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के जो नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। तो नमक के विरुद्ध में ही, जो नमक के ऊपर कर लग रहा था उसके विरुद्ध में ये एक सविनय कानून भंग कार्यक्रम था जो 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में
में किया गया था। इसमें गांधी जी समेत टोटल कितने व्यक्ति? 78। गांधी जी सहित 78 लोगों के द्वारा साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है, वहां से समुद्र तटीय गांव जो दांडी, कहां पर एग्जाम में एनटीपीसी सवाल आया था, दांडी गुजरात के किस जिले में? तो नवसारी में है। तो ये अहमदाबाद साबरमती आश्रम है जहां पर, वहां से लेकर गांव दांडी है उस तक 78 लोगों के द्वारा पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरुद्ध जो कानून है कि किसान नमक नहीं बना सकते हैं, वो कानून को भंग कर दिया गया है। ये आंदोलन 1930 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया था। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया यहाँ पर असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा, और इसका परिणाम क्या रहा असहयोग आंदोलन और खिलाफत का? कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग इसका प्रमुख रिजल्ट रहा था। किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट के बारे में अपन ऊपर पढ़ाई है। कितना यहाँ पर खतरनाक कानून था, डायरेक्टली कैद कर दिया जाता था। अब जो कोर्ट है उसमें मुकदमा चलाए बगैर ही, और बिना अपील भी नहीं कर सकता था कोई भी वकील, बिना दलील का कानून इसे कहा जाता है रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून बोला जाता है 1919 में। इसका निर्माण क्यों हुआ था? क्योंकि भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभरे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो बंग भंग आपको पता ही, ऊपर बताया मैंने, 1905 में हुई थी। तो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? 19 जुलाई 1905 को बंग भंग बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन। काफी इंपोर्टेंट है, जिसका रिजल्ट रहा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो चुकी थी। तो जैसे ही बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई 19 जुलाई को, उसके बाद 7 अगस्त को बात है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा आंदोलन है जिसका उद्देश्य सकारात्मक था लेकिन बाद में अशांति, हिंसा में वो कन्वर्ट हो गया था? तो असहयोग आंदोलन है, क्योंकि चोरी चोरा कांड में क्या हो गई थी? हिंसा हो गई थी। इसका उद्देश्य तो सकारात्मक था असहयोग आंदोलन का, लेकिन 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर का जो चोरी चोरा नामक स्थान है, वहां पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा और उन्होंने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। 21 सिपाहियों की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी थानेदार के साथ साथ। इस घटना से गांधी जी काफी स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि यहाँ पर हिंसा हो चुकी थी, और फाइनली उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की थी। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण आंदोलन से एनटीपीसी एग्जाम में 3 से 4 शिफ्ट में रिपीट हुआ था सवाल। चंपारण सत्याग्रह है ये, एक तो कहां पर? तो बिहार के चंपारण जिले में। कब? 1917 में हुआ था। उद्देश्य क्या है? तो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरुद्ध में किन्होंने नेतृत्व किया? महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। या फिर जो गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा? चंपारण सत्याग्रह है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? जो प्रस्ताव है भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट है, वो किसने तैयार किया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव है, ये मसौदा है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। एक दोस्तों भारत छोड़ो को नारा भी है, तो भारत छोड़ो नारा है ये मेहर अली ने लिखा था और महात्मा गांधी जी ने इसे आम लोगों तक पहुंचाया था। अब जो भारत छोड़ो आंदोलन है, जो ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942, ये आपको डेट याद रखिए, 8 अगस्त 1942 को। कहां पर? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, और प्रस्ताव तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, पारित किया था 8 अगस्त 1922 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आगे भी इससे सवाल पूछा जाएगा, एनटीपीसी एग्जाम में रिपीट हुए सवाल यहां से हैं। अगला सवाल देखिएगा, अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का झंडा कहां पर फहराया था? अरुणा आसफ अली ने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो इसके दौरान जो झंडा फहराया था कांग्रेस का, वो मुंबई के ग्वालियर मैदान में। कहां पर? ग्वालियर मैदान में। महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने निमंत्रित किया था? महात्मा गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए 2 शिफ्टों में रिपीट हुआ था सवाल, राजकुमार शुक्ला को। किसने निमंत्रित किया था गांधी जी को? किसने बुलाया था चंपारण आंदोलन के लिए? तो ये राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था, निमंत्रित किया था। अप्रैल से मई 1917 में ये चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती के विरुद्ध में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया गया था। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। खिलाफत आंदोलन कौन से देश की देन है? तो तुर्की का जो खलीफा पद है उनको पुनः स्थापित करना ही इसका उद्देश्य था। तो खिलाफत आंदोलन है ये तुर्की की ही देन हो जाएगी।
और जो ये खिलाफत आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1919 में हुई थी। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में जो एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन हुआ था 24 नवंबर 1919 को। ये दिल्ली में हुआ था महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। और मैंने बताया कि तुर्की के खलीफा पद को पुनः स्थापित करना ही इसका कारण रहा है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, साल्ट सत्याग्रह या फिर जो दांडी मार्च है वो किस आंदोलन का जन्म हुआ था? तो दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या है? जन्म हो गया था। जो ही जैसे ही महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून की अवज्ञा कर दी थी कि नमक बनाने का जो छूट यहाँ पर नहीं मिल रही थी किसानों को, तो उसकी अवज्ञा की उन्होंने, जो पालन नहीं किया नियम का। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हो गया था? प्रसार। तो दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हो गया था? सूत्रपात जन्म हो गया था। दांडी मार्च या फिर जो नमक सत्याग्रह है वो 1930 में हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने कहां पर जो चले थे, ये साबरमती आश्रम से लेकर दांडी जो गुजरात के नवसारी जिले में है वहां तक पैदल यात्रा की थी इन्होंने। और 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर जो नमक विरोधी कानून है उसको भंग किया था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी कब आए थे? तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण में कब पहुंचे थे? 10 अप्रैल 1917 को। यहाँ पर वो अमोलवा गांव में संत राउत के घर पर, जो प्रख्यात वकील है उनकी टीम के साथ कहां पर रहे थे? संत राउत के घर पर। इनको इनवाइट किन्होंने किया था? महात्मा गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए। तो मैं ऊपर बता चुका हूं, राजकुमार शुक्ला ने इन्वाइट किया था। ये कहां पर? बिहार के चंपारण में हुआ था। नील की खेती के विरुद्ध में 1917 में किया गया। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। देखिए गांधी जी हैं वो अफ्रीका है, वहां से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो ये डेट भी आपको पता होना चाहिए। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये 22 मार्च से लेकर 5 जून 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में 1918 में हुआ था। मार्च और जून 22 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। प्रथम असहयोग आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह, जो गुजरात के खेड़ा जिला में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध में ये सत्याग्रह हुआ था। जो चंपारण सत्याग्रह के बाद ये दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी का, जो गांधी जी के नेतृत्व में 1918 में हुआ है। चंपारण 1917 में हुआ था। ये 22 मार्च से 5 जून 1918 को हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, ये भी गुजरात में। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन है, मैंने बताया मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इसकी शुरुआत हुई थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? ये रिपीट हुआ है, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में। अब देखिए कुछ क्रम है। रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, झंडा सत्याग्रह का सही कालक्रम से एनटीपीसी में बहुत से सवाल पूछे गए थे, तो इनको बार बार घुमाकर पूछा जा रहा था। तो देखिए रोलेट एक्ट है, सबसे पहले आ जाएगा। आपको पूछा कौन सी घटना का सही क्रम है, सबसे पहले से सबसे बाद की ओर है। तो रोलेट एक्ट 1919 में जो पारित हुआ था 21 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये हुआ था आपके 13 अप्रैल 1919 को। तो उसके बाद जलियांवाला है। फिर असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 4 सितंबर 1920 को। तो असहयोग आंदोलन है। उसके बाद झंडा सत्याग्रह और फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था, जो नागपुर और जबलपुर में सत्याग्रह का नाम था नागपुर चलो। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923, आपको याद रखना है, झंडा 1923 को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है, तो ये सही क्रम हो जाएगा। 1857 क्रांति, बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन का सही क्रम क्या है? 1857 क्रांति सबसे पहले, फिर बंगाल विभाजन 1905 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, ये सही क्रम हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? 78वीं वर्षगांठ ये 8 अगस्त 2020 को, क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन की है प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को और इसके 78 साल हो रहे हैं 8 अगस्त 2020 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? बॉम्बे अधिवेशन में हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ग्वालियर टैंक मैदान में। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए प्रथम आंदोलन था बंगाल में, जो कलकत्ता के पास, आपको 1857 क्रांति की बात हो रही है, बंगाल से शुरुआत हुई थी। तो कलकत्ता के पास बैरकपुर की जो सैनिक छावनी है कैंट, जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे के द्वारा इसकी सूत्रपात कर दिया गया था, बगावत कर दी गई थी। 1857 क्रांति की शुरुआत है वो 29 मार्च को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था मंगल पांडे हैं किस यूनिट से थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, वहां से मंगल पांडे ने
उनकी बगावत से ही जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी। वैसे 1857 की जो 57 की क्रांति है उसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मानी जाती है, मेरठ से हुई थी, इसलिए 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1985 में असम समझौता में किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? असम समझौता में जो हस्ताक्षर किए थे कब किए थे? 1985 में। तो ये 15 अगस्त 1985 को नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? उस समय राजीव गांधी थे 1985 में प्रधानमंत्री। इनडायरेक्टली आपको पता भी होता है कि 1985 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस केस में भी इसका आंसर आप सही कर सकते थे। 1985 में ये असम समझौता कब हुआ था? 1985 में। असम आंदोलन है, इसका नेतृत्व है ऑल असम जो स्टूडेंट यूनियन है AASU के द्वारा किया गया था। असम समझौते ने असमिया सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सहमति व्यक्त की थी। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा किसानों का आंदोलन शुरू किया था? बारदोली किसान आंदोलन 1928 में गुजरात में हुआ था, एक किसान आंदोलन जो कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसीलिए वहां की महिलाओं ने ये सफल होने के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में दी गई थी। अगला सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। इसका प्रस्ताव पारित हो गया था 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में, और ये चोरी चोरा कांड के बाद 12 फेब 1922 को इसकी एक बैठक हुई थी बारदोली में कांग्रेस की, वहां पर इसको समाप्त करने की घोषणा हुई थी। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन में फहराई के झंडे का कलर कौन सा है? बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वहां पर झंडा फहराया गया, उसका कलर क्या है? तो 3 कलर का ये फ्लैग था, ट्राई कलर फ्लैग, जिसमें ऊपर था रेड, ग्रीन, फिर येलो है। इस टाइप से आप देख सकते हो। स्वदेशी आंदोलन में जो झंडा था उसका कलर ये हो जाएगा आपके रेड और ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ये स्वदेशी फ्लैग है। और उसके बाद ये स्वराज जिसमें व्हाइट, ग्रीन और रेड कलर हो जाएगा। तो स्वराज झंडा कैसा है? स्वदेशी आंदोलन का झंडा कैसा है? इनका कलर कौन सा है? स्वदेशी आंदोलन 1905 की बात हो रही है। कलर है यहाँ पर ट्राई कलर है, रेड, ग्रीन, येलो है। स्वराज झंडा जो 1921 में महात्मा गांधी जी ने स्वराज ध्वज को डिजाइन किया था, तो ये भी तिरंगा है, 3 रंग का है, लाल, हरा और सफेद हो जाएगा। स्वराज झंडे में लाल, हरा, सफेद है और केंद्र में एक चरखा भी है, ये स्वराज ही स्वदेशी हो जाएगा। इनमें तीनों ही कलर हैं। गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो खिलाफत के समर्थन में या फिर साथ साथ स्वराज के समर्थन में जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी वो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में की थी। नेक्स्ट में देखिएगा, 20वीं शताब्दी से पहले दशक में स्वदेशी आंदोलन के मद्देनजर किस प्रेसिडेंसी में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो किस प्रेसिडेंसी में ये उभरा था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो ये कलकत्ता 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत की वास्तविक राजधानी भी थी और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में स्वदेशी आंदोलन के मद्देनजर किस प्रेसिडेंसी में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बंगाल प्रेसिडेंसी में उभरा था 20वीं शताब्दी के पहले दशक में स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट देखिएगा, किस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था? तो सत्याग्रह का प्रयोग किया था इन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में 1919 में। रोलेट एक्ट जिसे काला कानून बोला जाता है। दांडी मार्च एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन थे, वायसराय थे इंडिया के। तो ये कब थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च की बात हो रही है, यानी 1930-31 की बात हो रही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया था। लॉर्ड इरविन जो रहे थे गवर्नर जनरल या फिर वायसराय है, वो 1926 से 1931 तक रहे थे और ये घटना है 1930 की। तो उस दौरान कौन थे वायसराय? लॉर्ड इरविन थे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चोरी चोरा कांड घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 1920 में भी जो 4 सितंबर को प्रस्ताव पारित हुआ था ये असहयोग आंदोलन है। चोरी चोरा कांड की बात करें तो ये कब हुआ था? आप कहेंगे ये तो हुआ था आपके चोरी चोरा नामक स्थान गोरखपुर में 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये 1920, 22, 30, 42 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन है 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को। आंदोलन का सही क्रम से एक और सवाल पूछे गए तो सारे में प्रमुख आंदोलन बता देता हूँ वो कब हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 को। असहयोग आंदोलन 4
सितंबर 1920 को, ठीक है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 को, 5 मार्च 1931 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में। जो भी आपको लगे पूछ रहे सवाल उसका आप कालक्रम यहाँ से पता कर सकते हो। लाल कुर्ता आंदोलन के जनक कौन थे? लाल कुर्ता आंदोलन है लेड बाई, मैंने बताया ऊपर आपको, खान अब्दुल गफार खान, जिसे बादशाह खान भी कहा जाता है, श्रीमंत गांधी भी बोलते हैं। तो खान अब्दुल गफार खान थे लाल कुर्ता आंदोलन की जनक। अगस्त क्रांति आंदोलन का अन्य नाम क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान में। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी पर हुए मुकदमे या फिर जो केस की सुनवाई में जज कौन था? तो असहयोग आंदोलन के बाद में महात्मा गांधी जी पर मुकदमा हुआ था, तो उस केस की जो सुनवाई में जज थे उनका नाम है R.S. ब्रूम्सफील्ड, इनका नाम है। हु सेड दैट द रोलेट एक्ट इज ए प्रिवेंटिव मर्डर? तो रोलेट एक्ट है, किन्होंने कहा था कि ये प्रिवेंटिव मर्डर है? तो प्रिवेंटिव मर्डर बताया था रोलेट एक्ट को एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने बताया था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को ब्लैक लॉ, काला कानून कहा था। रोलेट एक्ट कब प्रभाव में आया? 21 मार्च 1919 को। नेक्स्ट देखिएगा, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने किसके खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया था? 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट कानून के खिलाफ पहली बार अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया था महात्मा गांधी जी ने। किसके विरुद्ध में? रोलेट एक्ट कानून के खिलाफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, न कि 6 अप्रैल 1919 को। तो ये डेट में कंफ्यूज मत होना। अगला सवाल देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो कि जबरदस्ती नील की खेती के विरोध में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। अप्रैल से मई 1917 तक है गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी कब आए थे? रिपीट हुआ 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर। महात्मा गांधी जी को किसने महिलाओं को साल्ट यानी दांडी मार्च में शामिल करने के लिए प्रेरित किया था? महात्मा गांधी जी को कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो साल्ट मार्च है, दांडी मार्च है, उसमें शामिल करने के लिए प्रेरित किया था। जो गांधी जी से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जहां पर महात्मा गांधी जी से पूछे गए सारे सवाल इंक्लूड हैं, वो जरूर चेक कर लेना। जो भी प्लेलिस्ट दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहां पर एनटीपीसी के लगभग सभी टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, वो चेक कर सकते हो आप। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सही कालक्रम आपको बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आप कहेंगे 1942 में। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक आपके हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो यहाँ से आप कालक्रम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपके सभी में इंक्लूड कर देता हूं, जैसे कि रोलेट एक्ट सबसे पहले 21 मार्च 1919 को प्रभाव में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 4 सितंबर 1920 को। और झंडा सत्याग्रह है, मैं बताया 1923 को आता, झंडा सत्याग्रह 1923 को। उसके बाद आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये जो 6 अप्रैल 1930 की बात हो रही है, ये देखिएगा 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में। देखिएगा अगला सवाल, 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना है वो महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में की थी। 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना है रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने की थी। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने क्या कहा था कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम मुक्ति केवल संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त करेंगे, न कि अंग्रेजों के द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे सुधारों से। ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। सेकंड आपको पूछा दूसरे सत्याग्रही कौन थे जो अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में? जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा चुना हुआ सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर ये जो हुआ था अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसमें क्या हो गया था, मतलब प्रमुख रूप से क्या पॉइंट है इसमें? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चुना हुआ एक सत्याग्रही है, वो पूर्व निर्धारित स्थान पर पहले ही बता दिया जाता था, उसी स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देता था। पहले भाषण देगा फिर अपनी गिरफ्तारी देगा। एक तरीके से अहिंसात्मक ही व्यक्तिगत सत्याग्रह था 1940 में। इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। और 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर, ये आपको सेकंड का पूछा है लेकिन प्रथम को आपको पूछ ले, तो प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे को चुना था। और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आपके यदि पूछ ले तीसरे सत्याग्रही, तृतीय सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त को चुना गया था तृतीय सत्याग्रही, ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए स्पेशली। और तत्कालीन वायसराय उस समय लॉर्ड लिन लिथगो के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने की जो घोषणा के विरोध में ये सारा
अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह हो रहा था, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू जो आपको पूछा गया था। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण गुजरात के धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गुजरात की धरसाना में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो अब्बास तेबजी एवं सरोजनी नायडू ने किया था मई 1930 में। ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट है, आंदोलन है, वो किस मंत्रालय की पहल है? तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय की ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट है, ये पहल हो जाएगी, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा 19 मई 2018 को लॉन्च किया गया था। येलो वेस्ट मूवमेंट और येलो जैकेट मूवमेंट है, ये किस देश की देन है या फिर किस देश से संबंधित है? तो येलो जैकेट मूवमेंट है, ये फ्रांस की हो जाएगी। फ्रांस में जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही थी उसके कारण वहां पर येलो वेस्ट मूवमेंट किया गया था। तो किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। 17 नवंबर 2018 को फ्रांस में येलो वेस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, 17 नवंबर 2018 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई गई थी 1920 में। ये केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटाई थी। बाकी जलियांवाला बाग हत्याकांड के आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि है वो लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ये सवाल काफी रिपीट हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय बंगाल के गवर्नर जनरल रहे माइकल और ड्वायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने की थी? उधम सिंह के द्वारा 13 मार्च 1940 को जो जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे थे माइकल और ड्वायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या की थी उधम सिंह के द्वारा। कब? 13 मार्च 1940 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरुद्ध का परिणाम था? रोलेट एक्ट के विरुद्ध का ही रिजल्ट था जलियांवाला बाग हत्याकांड है। जो रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए ये 13 अप्रैल 1919 को जो दिन था वैशाखी का, उसी दिन एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर ने बिना कारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? रोलेट एक्ट के विरोध में वहां पर भीड़ जमा हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, जो अमृतसर में हुआ था। अंतिम सवाल देखिएगा, किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या फिर आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 में सहायक संधि की घोषणा की थी? तो सहायक संधि की घोषणा किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार रिपीट होता है एनटीपीसी एग्जाम में। तो 1798 में सहायक संधि की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। किन्होंने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली ने। विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए सहायक संधि की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब आपको पूछ लें, सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि उसको स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था 1798 में। फिर मैसूर में भी स्वीकार हुई थी 1799 में। इसी प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पर सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनटीपीसी एग्जाम में जो भी आंदोलन हो गया या फिर सत्याग्रह है, विद्रोह है, इनसे संबंधित पूछे गए सारे यहाँ पर सवाल, इन टोटल 64 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर किए हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी कैंडिडेट है पहली बार वीडियो देख रहा है ये, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और रिवाइज के लिए आप इसकी पीडीएफ फाइल चेक कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।